ईरान में फैसला आखिर ले कौन रहा है? सारे फैसले आईआरजीसी ले रही है, या राष्ट्रपति के पास उनके अधिकार हैं, या मुस्तफा खामेनेई साहब और आईआरजीसी मिलकर फैसले ले रहे हैं? इसको लेकर के एक बड़ा कंफ्यूजन भी है, खबरें भी कई तरह से विरोधाभासी आ रही हैं। तो थोड़ा सा इसको आप एक साफ तस्वीर एक पेश करिए ईरान की हालात की इस वक्त, नेतृत्व। देखिए, यहाँ पर ईरान में जो सिस्टम है वो आप जानते हैं कि एक इस्लामिक कंट्री है, ये इस्लामी देश है। यहाँ पर पूरा सिस्टम इस्लामी सिस्टम है, और ख़ासकर इस्लामी देशों में भी हम जब बात करते हैं और इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि शिया पॉपुलेशन जो मेजॉरिटी है, तो शिया जो स्कूल ऑफ थॉट है उसका जो अपना पॉलिटिकल सिस्टम है उसके मुताबिक यहाँ पर हुकूमत होती है, जिसको यहाँ पर वलायत फ़क़ीह कहा जाता है। जो ईरान का सुप्रीम लीडर होता है उसे इमाम कहा जाता है, या उसको वली फ़क़ीह कहा जाता है। जो मैन पावर ईरान की है, और जितने भी अहम स्ट्रेटजीज होती है, जितने भी अहम फैसले होते हैं, वो वली फ़क़ीह की तरफ से लिए जाते हैं, जो इस वक्त आयतुल्ला मुज्तबा खामनाई साहब हैं। जाहिर है कि वो न सिर्फ ये कि यहाँ के सुप्रीम लीडर हैं, बल्कि यहाँ पर जो मिलिट्री है, या यहाँ पर जो आईआरजीसी है, या जितनी भी बाकी पावर्स है, उन सब की लीडरशिप उन्हीं के हाथ में है। असल जो स्ट्रेटजीज होती है वो उन्हीं की तरफ से बनाई जाती हैं, जंग को वही लीड कर रहे हैं। असल जो जंगी फैसले होते हैं उन्हीं की तरफ से लिए जाते हैं। लेकिन जाहिर है कि जो प्रेसिडेंट है वो अपना काम करते हैं, गवर्नमेंट को प्रेसिडेंट चलाता है। वो जितने भी उनको एग्जीक्यूटिव फैसले लेने होते हैं वो खुद प्रेसिडेंट लेते हैं। इसी तरह से जो आईआरजीसी है, या यहाँ की जो मिलिट्री है, उसका काम डिफेंस है। उनके लिए लाइंस क्लियर हैं कि उनको क्या लाइंस दी गई हैं, और वो उन्हीं लाइंस के मुताबिक, उन्हीं स्ट्रेटेजी के मुताबिक कि जो सुप्रीम लीडर की तरफ से दी गई हैं उसी के ऊपर अमल करते हैं। तो पूरा सिस्टम है यहाँ पर जो मिलकर काम करता है। बल्कि अब इस सिस्टम की कामयाबी यह है कि अब इसने पूरी तरह से पब्लिक को भी अपने साथ ले लिया है, और ये बहुत बड़ी कामयाबी होती है एक देश की, एक मुल्क की, कि जब वो कोई फैसला करती है, जब जंग होती है, या जब कोई बड़ा काम होता है, अगर पब्लिक पूरी तरह से आपके साथ है, इसका मतलब यह है कि पूरा देश एक जगह खड़ा है, उसकी एक आवाज है। अच्छा, एक सवाल आयतुल्ला अली खामेनेई साहब को लेकर के है कि अभी तक उनका अंतिम संस्कार फ्यूनरल नहीं किया गया है, इसके पीछे क्या कारण है? देखें, आयतुल्ला अली खामनाई कोई आम इंसान नहीं है। वो एक इंटरनेशनल लीडर रहे हैं। पूरी इस्लामी दुनिया उनको अपना लीडर मानती रही है, चाहे वो शिया हो या सुन्नी हो। वो आप कह सकते हैं कि दुनिया के जो 57 इस्लामी देश हैं, उन सब के वो लीडर रहे हैं, उन सब के वो इमाम रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आप देखते हैं कि उनकी जो लीडरशिप है, उनकी जो पॉलिटिक्स थी, उनकी जो सोच थी, उसका असर दूसरे देशों के ऊपर भी रहा है। यहाँ तक कि हमारा कोई भी प्राइम मिनिस्टर जब ईरान आता था, चाहे वो मनमोहन सिंह हो, चाहे वो मोदी जी हो, या अटल बिहारी वाजपेयी हो, इससे पहले जितने भी रहे हों, वो जब ईरान आते थे तो आयतुल्ला खामनाई से जरूर मिलते थे। यानी इतना आप कह सकते हैं कि उनका असर पूरी दुनिया के ऊपर रहा है। जाहिर है कि एक ऐसे शख्स का जो फ्यूनरल है वो आम तौर से नहीं होना चाहिए। जब होगा तो पूरी ईरान की जनता उसके अंदर आएगी। ईरान की जनता जब हम बात करते हैं तो 90 मिलियंस की बात करते हैं, 9 करोड़ लोगों की बात करते हैं। और सिर्फ ईरान की जनता नहीं, बल्कि दुनिया भर में जहां पर भी मुसलमान खासकर शिया रहते हैं, वो ये चाहते हैं और वो ये चाहेंगे कि उनका जो अंतिम संस्कार है वो उसमें शरीक हो, चाहे वो इराक हो, लुबनान हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, दूसरे जितने भी देश हैं, जाहिर है कि वो भी इसमें शामिल होना चाहेंगे। खासकर जो लीडरशिप है उनकी, वो भी इसमें आना चाहेगी। जाहिर है कि इसके लिए जंग के इन हालात में आसान नहीं है कि अंतिम संस्कार को इस तरह से मैनेज किया जाए। तो मुझे लगता है कि ये जब तक जंग चलती है तब तक मुमकिन नहीं होगा, मुश्किल होगा। इस जंग के खात्मे के बाद बड़े पैमाने के ऊपर, इंटरनेशनल पैमाने के ऊपर उनका अंतिम संस्कार होगा, कि जिसमें करोड़ों की तादाद में लोग शामिल होंगे,
और दुनिया के अलग अलग देशों से लोग यहाँ पर उनके अंतिम संस्कार में आएंगे। खamenei साहब से जुड़ा हुआ एक और सवाल है कि अक्सर वो अपनी तकरीरों में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया करते थे। तो नेहरू को कैसे देखते थे खamenei साहब, और क्या एक रिलेशन क्या था, क्यों ये जिक्र करते थे वो तकरीरों में? देखें, खामनेई साहब की जो सबसे बड़ी चीज है वो ये कि वो एक खुद एक थिंकर है, वो एक स्कॉलर हैं थे, वो एक फिलोसोफर थे, एक इंटेलेक्चुअल थे, और उनको एक इंटेलेक्चुअल की नजर से भी देखा जाता है पूरी दुनिया के अंदर। इसलिए खामनेई साहब दुनिया भर के इंटेलेक्चुअल्स को न सिर्फ सुनते थे बल्कि उनको पढ़ते थे, उनकी बातों के ऊपर गौर करते थे, टिप्पणियां किया करते थे। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू साहब की लिखी हुई सभी किताबों को पढ़ा है। उनकी जवाहरलाल नेहरू की खासकर जो वर्ल्ड डिस्कवरी के बारे में, इंडिया के बारे में जो किताबें हैं वो पर्शियन में ट्रांसलेट हुई हैं। आयतुल्ला खामनेई ने सारी किताबों को पढ़ा है, वो उनका रेफरेंस भी देते हैं। हत्ता अपने बहुत से तकरीरों में वो अपने अवाम से या जो उनके सामने लोग आते हैं उनसे कहते हैं कि आप जवाहरलाल नेहरू की किताबों को पढ़ें। इसलिए वो चूंकि वर्ल्ड लेवल पर एक बड़े लीडर माने जाते थे, ईरान भी उनको एक खास रिस्पेक्ट की नजर से देखता था। आयतुल्ला खामनेई उनको एक इंटेलेक्चुअल की नजर से देखते थे, इसलिए वो बार बार रेफरेंस दिया करते थे उनकी किताबों का भी, उनकी पर्सनालिटी का भी, और उनके जो बहरहाल बयानात होते थे उनका भी वो जिक्र किया करते थे। अच्छा, एक सवाल जो मुझे लगता है कि ईरान से जुड़े किसी भी पक्ष को असहज कर देता है, वो सवाल ये होता है कि क्या ईरान में महिलाओं की स्थिति वाकई वैसी है जैसी खबरें मीडिया में आती हैं, या इससे उलट एक तस्वीर है? क्योंकि हम जब आंकड़ों में देखते हैं तो आंकड़ों में ये दिखता है कि ईरान दुनिया का सबसे ज्यादा महिला साक्षरता वाला देश है। तो ये थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी दिखता है, लेकिन हालात क्या है महिलाओं को लेकर के? उनकी आजादी क्या कि बहुत सीमित है, या उनको कितने अधिकार मिले हुए हैं? जी, अगर आजादी की बात की जाए, देखिए समझ में कैसे आता है कि किसी भी देश के अंदर महिलाओं को आजादी है या कि नहीं है। तो आप कैसे पता चलाते हैं आजादी की? जब आप बात करते हैं तो आजादी का क्या मतलब होता है? एक मर्तबा आजादी का मतलब यह होता है कि आप महिलाओं को ये पूरी परमिशन दे कि वो अपने कपड़े उतार कर पूरी तरह से सोसाइटी के अंदर आ जाए। तो जाहिर है कि अब अगर हम अपने देश की, हिंदुस्तान की बात करें, तो हिंदुस्तान की संस्कृति भी इस बात की इजाजत नहीं देती है कि हम अपनी महिलाओं को पूरी तरह से वेस्टर्न जो कल्चर है उसकी तरह से नंगा करके बाजारों में और सड़कों के ऊपर लेकर आए। अगर इसको आजादी कहते हैं तो ईरान में आप जानते हैं कि इस्लामी हुकूमत है। सवाल सिर्फ कपड़े का नहीं है, या ईरान जी, में मैं आ रहा हूँ उसी की तरफ। कपड़े का ही है। जी, मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ, क्योंकि बाद लोग आजादी का मतलब यही लेते हैं। लिहाजा जाहिर है कि इस्लाम एक इस्लामी देश है, और इस्लाम में हिजाब कंपलसरी है लेडीज के लिए। और जहां इस्लाम के अलावा भी यहाँ ईरान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लेडीज के लिए सर का ढकना और ऐसे कपड़े पहनना के जो एक लेडी को, एक औरत को पहनना चाहिए, वो कंपलसरी है। उसमें यानी उस तरह से चादर की और बुर्के की बात नहीं है, बल्कि एक आप हिंदुस्तान में एक जो शरीफ लेडी, एक आम लेडी है, वो जिस तरह के कपड़े पहनती है, सर पर दुपट्टा रखती है, उस हद तक यहाँ पर हिजाब जो है वो कंपलसरी है, लेकिन उस पर भी सख्ती नहीं होती है। आज आप ईरान के किसी भी शहर में आ जाएं, खासकर जो ईरान का कैपिटल है तेहरान, वहां पर आप आ जाएं तो आपको पूरी तरह से नजर आएगा कि यहाँ पर औरतों के बाल खुले हुए हैं, दुपट्टा उनके सर पर नजर नहीं आ रहा है। वो यहाँ पर जो अलग अलग जगहों पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं ईरान के हिमायत में, वहां पर आपको पूरी तरह से नजर आएंगी, बात करते हुए नजर आएंगी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो ईरान का एजुकेशन सिस्टम है, ईरान के स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज में, आप ये सारी चीजें आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी। ईरान में जो यूनिवर्सिटीज के अंदर स्टूडेंट्स हैं वो मर्दों से ज्यादा औरतें हैं। यहाँ पर मेल से ज्यादा फीमेल स्टूडेंट है। 65% से ज्यादा जो स्टूडेंट्स है यहाँ पर फीमेल हैं, और वो भी
आपको पीएचडी स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद यहाँ पर नजर आएगी, पोस्ट ग्रेजुएट की बड़ी तादाद नजर आएगी। इसी तरह से आप ईरान के अलग अलग ऑफिस में चले जाएं, वहां पर आपको मर्द काम करते हुए नजर आएंगे, औरतें भी काम करते हुए नजर आएंगी। ईरान की पार्लियामेंट के अंदर जहां पर मर्द एमपीज हैं, वहां पर जो है वो औरतें भी एमपीज हैं। आप ईरान के किसी भी बाजार के अंदर चले जाइए, आपको वहां पर काउंटर्स के ऊपर जो जहां पर मर्द नजर आएंगे, वहां पर आपको औरतें भी नजर आएंगी। आप ईरान की सड़कों के ऊपर आ जाइए, आपको पूरी तरह से औरतों के लिए आजादी नजर आएगी। तो यहाँ पर पाबंदी किसी तरह की नहीं है, किसी भी तरह की के औरतों के राइट्स यहाँ पर नहीं दिए जाते हैं, या उनको जो है वो दबाया जाता है, उनको उनके हक नहीं दिए जाते हैं। ये वेस्टर्न मीडिया का एक नैरेटिव है जो ईरान को बदनाम करने के लिए फैलाया जाता है, और जाहिर है कि जिसने ईरान नहीं देखा है वो उसी नैरेटिव को सही समझता है, और उसके ज़हन में जो तस्वीर आती है वो इस तरह की आती है। लौटते हैं वापस जंग पे। अभी मौजूदा हालात में स्थिति क्या है? बातचीत कहीं कोई पर्दे के पीछे चल रही है, या ईरान की कोई कोशिश है कि ये जंग रुके? इस सिलसिले में वो किसी मध्यस्थ के जरिए बातचीत कर रहा है अमेरिका से? क्या तस्वीर है, क्या हालात है? देखिए, ईरान ये कहता है, ईरान के चाहे प्रेसिडेंट हो, ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अराक्ची, या यहाँ के जो पार्लियामेंट स्पीकर हैं कालिबाफ, ईरान का जो आप कह सकते हैं कि पूरी गवर्नमेंट है, ईरान का जो पूरा सिस्टम है, उन सब का ये कहना है कि हम पर हमला हुआ है, हमने किसी को भी हमला नहीं किया है, हम पर जंग थोपी गई है, तो लिहाजा हम जंग नहीं रोकेंगे, हम अपना डिफेंस उस वक्त तक करते रहेंगे जब हम पूरी तरह से अपना बदला नहीं ले लेते हैं। तो लिहाजा ईरान की तरफ से अभी तक कोई भी ऐसी बात सामने नहीं आई है कि ईरान जंग बंद करना चाहता है, ईरान रोकना चाहता है। ईरान कहता है कि नहीं, हम पर हमला हो रहा है, अभी भी हमला हो रहा है, लिहाजा हम डिफेंस की पोजीशन में है और डिफेंस हमारा हक है। इसलिए जब तक हमला हो रहा है तब तक तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि ईरान किसी भी तरह की आप कह सकते हैं कि सुलह की बात करे, ईरान जंग को रोकने की बात करे, या ईरान नेगोशिएशन की बात करे। पूरी तरह से ईरान, हत्ता जो खबरें भी आ रही हैं पाकिस्तान को लेकर, जो खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है ईरान और अमेरिका के बीच में, ये फिर क्या ये मतलब गलत खबर है, या इसमें कहीं कोई सच्चाई है? देखें, कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, पाकिस्तान ने भी कोशिश की है। हत्ता आप जानते हैं कि 4 दिन पहले 4 इस्लामिक कंट्रीज के जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे वो इस्लामाबाद में इकट्ठा हुए थे, उन्होंने आपस में बात भी की थी, लेकिन उसका रिजल्ट कोई नहीं रहा है, क्योंकि ये ऐसी बातचीत है कि जंग जो हो रही है वो ईरान और अमेरिका के बीच में हो रही है, लेकिन आप खुद से बैठकर जो है बातें कर रहे हैं, उसमें कोई ईरान का नुमाइंदा नहीं है, हत्ता अमेरिका का नुमाइंदा नहीं है। तो जाहिर है कि 4 देश मिलकर क्या बात करेंगे। बल्कि आप जानते हैं कि इससे पहले जो यहाँ पर गल्फ कंट्रीज के देश हैं, 12 देशों ने मिलकर खुद एक अलग बैठक में भी इस पर चर्चा की थी, लेकिन जाहिर है कि उसका कोई रिजल्ट नहीं रहा है। तो ये डिसीजन तो ईरान को लेना है, कोई दूसरा नहीं ले सकता। हत्ता अमेरिका भी ये अगर डिसीजन लेता है कि हम जंग से बाहर निकलना चाहते हैं, तो जब तक ईरान डिसीजन नहीं लेगा तब तक ये जंग रुकने वाली नहीं है। ईरान ने अब तक यही स्टेटमेंट है ईरान का, और अब तक ईरान यही कहता हुआ नजर आ रहा है।